आपको सीधे लिए चलते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है। जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते, मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। लेकिन एक दिन 700 टन ऑक्सीजन आने से काम नहीं चलेगा। जब तक ये कोरोना की सेकंड वेव कम नहीं हो जाती, हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। डेली 700 टन ऑक्सीजन आनी चाहिए दिल्ली के अंदर, और इसके लिए दिल्ली के लोग हमेशा के लिए सभी के ऋणी रहेंगे। हम सब लोग शुक्रगुजार रहेंगे। इस दौरान जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई थी तो कई अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिए। एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 300 बेड हैं, उसने 100 बेड कम कर दिए। ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी चल रही है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, हमारा प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऑक्सीजन के बेड्स की, आईसीयू के बेड्स की संख्या को और बढ़ाएं। लेकिन अगर ऐसे समय में बड़े बड़े अस्पताल अपने बेड कम कर देंगे तो फिर तो लोगों के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी। इस तरह से कई अस्पतालों को, हमें सरकारी अस्पतालों के अंदर बेड, एलएनजेपी में बेड कम करने पड़े, जीटीबी में बेड कम करने पड़े, राजीव गांधी में बेड कम करने पड़े ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब एक तो मेरी सभी अस्पतालों से निवेदन है कि वो अपने बेड वापस जितने पहले थे उतने बढ़ा लें। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रोज़ 700 टन ऑक्सीजन आया करेगी, तो जिसके बेड थे हॉस्पिटल्स के, वो सब बेड्स अपने उतने ही बढ़ा लें। दूसरी बात, कई अस्पताल वालों से मेरी मुलाकात हुई इन दिनों में। सभी अस्पताल, दिल्ली के सभी लोग इस वक्त एकजुट होकर, एक परिवार की तरह मिलके इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कई अस्पताल वालों ने मुझे कहा कि अगर आप हमें समुचित अगर ऑक्सीजन दिलवा दें तो हम और बेड बढ़ा लेंगे। कोई कहता है मैं 100 बेड और बढ़ा दूंगा, लोगों को बचाने के लिए मैं 150 बेड और बढ़ा दूंगा। कोई कह रहा है मैं 50 बेड और बढ़ा लूँगा। इस तरह से कम 1000, 1500, 2000 बेड हम अपने मौजूदा अस्पतालों में और बढ़ा सकते हैं, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से भी और बढ़ा सकते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि वो सभी अस्पताल अब जब 700 टन ऑक्सीजन डेली आया करेगी तो वो न केवल अपने जितने बेड हैं उनको चालू करेंगे, लेकिन जो बेड और जितने बढ़ा सकते हैं, उनकी जितनी भी क्षमता है और बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को एडमिशन दिया जा सके, उनकी जान बचाई जा सके। अगले कुछ दिनों के अंदर हमने बहुत बड़े स्केल पे प्लान किया हुआ है। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आ जाती है दिल्ली के अंदर, हम इतने सारे ऑक्सीजन के बेड्स क्रिएट कर देंगे। ढेरों बेड्स क्रिएट करने का हमने प्लान बनाया हुआ है। हम इतने ऑक्सीजन के बेड्स, अभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम राधा स्वामी सत्संग में हम 5000 बेड क्रिएट कर सकते हैं। बुराड़ी में 2 जगह हम लोगों ने 2500 बेड तैयार किए हुए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 1000 बेड तैयार किए हुए हैं। 9-9.5 हजार बेड हम तुरंत तैयार कर सकते हैं अगर ऑक्सीजन समुचित मिल जाए हम लोगों को। तो अगर ऑक्सीजन समुचित मिल गई, हम ये सारे बेड ऑक्सीजन बेड्स क्रिएट कर देंगे। अगर 700 टन ऑक्सीजन डेली आने लग गई
मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दिल्ली में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं होने देंगे। दिल्ली में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। ऑक्सीजन का बेड हम कम से कम हर एक व्यक्ति को उपलब्ध करा पाएंगे अगर हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाए तो हर व्यक्ति को ऑक्सीजन का बेड मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे। दूसरी बात, अंत पंत में तो अपने को वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। इसका समाधान तो वैक्सीनेशन है, और वैक्सीनेशन अभी 18 से 45 साल की उम्र के युवाओं के लिए जब से हमने वैक्सीनेशन खोला है तो बड़ा उत्साह है युवाओं के अंदर वैक्सीन लगवाने का। पिछले 3-4 दिन में मैं, मनीष जी, सतिंदर जैन जी, हम सब लोग कई सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स का दौरा करके आए हैं, युवाओं से मिल के आए हैं। इतना उत्साह है युवाओं के अंदर, और दिल्ली के अंदर जो व्यवस्थाएं आपकी सरकार ने की है आपके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स में, उसको लेके लोग बहुत खुश हैं। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, इतने मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के, युवाओं के, कि जी बहुत अच्छी व्यवस्था है। और मैं गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे वैक्सीन लगवा के। मेरी सभी युवाओं से अनुरोध है, युवाओं से क्या, अब तो 18 साल से ऊपर जो भी है, केवल 45 साल तक की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अगर आप 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं और आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और जाके वैक्सीन लगवाइए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए, रिश्तेदारों को बताइए, सब लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए। अभी तक हम लोग दिल्ली में 35,74,000 लोगों को टोटल 35,74,000 डोज दे चुके हैं। इनमें पहली डोज 28 लाख लोगों ने केवल एक डोज ली है और 7,76,000 लोगों ने दोनों डोज ली है। और पिछले 3 दिन से 18 से 45 साल की उम्र के लिए, युवाओं के लिए ये खुला है। 3 दिन में दिल्ली में 1,30,000 के करीब युवाओं को वैक्सीन लगी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में और भी लगेगी। अभी हमारी जितने पिछले 3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से लागू कर दी गई हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत सलीके से, ठीक तरीके से अब चल रहा है, बहुत स्मूथ तरीके से चल रहा है। एक ही कमी है, आज हम चाहें तो इस वैक्सीन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, वैक्सीनेशन को कई गुना बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी वैक्सीन की कमी, सप्लाई की कमी हो रही है। अगर हमें समुचित सप्लाई मिल जाए तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 3 महीने के अंदर हम पूरी दिल्ली को वैक्सीन कर देंगे, तो अभी सप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर सप्लाई हमारे पास सफिशेंट आ जाएगी, जितनी जल्दी सप्लाईज आ जाएंगी, हम इसको बहुत सारे सेंटर खोल देंगे। सेंटर खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में सभी सरकारें काम कर रही है। ये एक इतनी बड़ी महामारी है जिसको कोई भी अकेले इस पे पार नहीं पा सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में हम इसी तरह से सब लोग मिलके काम करेंगे, सारी सरकारें मिलके काम करेंगी। कोर्ट्स का हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है, सभी कोर्ट्स भी मदद कर रहे हैं, सारी संस्थाएं भी मदद कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऊपर वाले की कृपा से हम जरूर इससे मुक्ति पाएंगे। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जानकारी देते हुए कि अब क्योंकि 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिलने लगी है, अगर इतनी ही ऑक्सीजन हमें केंद्र सरकार रोजाना मुहैया कराएगा तो हम 10,000 बेड और क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही ये भी वादा किया कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में किसी की भी मृत्यु आने वाले दिनों में नहीं होगी। अपनी पूरी तैयारियों की स्थिति भी बताई, साथ ही वैक्सीनेशन का भी स्टेटस बताया कि कितनी वैक्सीन लग चुकी है। तो दिल्ली के पास अभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। केंद्र सरकार का आभार जताया दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। और इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, बाहर से आने वाले सभी लोगों को करवाना होगा RT-PCR टेस्ट। विशेष विमान से आने वालों का भी होगा टेस्ट, पॉजिटिव आने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। शख्स को खुद ही उठाना होगा इलाज का खर्च।
तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ये बड़ा ऐलान किया। साथ ही इसको ऐसे भी देखा जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता बंगाल पहुंच रहे हैं, हमले की खबरें भी आ रही हैं, तो एक तरीके से जब RT-PCR टेस्ट की कंडीशन लगेगी तो ये आवाजाही भी थोड़ी कम होगी। और कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। कुंतल, एक तरफ तो ये कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एहतियाती कदम है, दूसरा बीजेपी के नेताओं को रोकने की भी कोशिश है क्या? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय की तरफ से जो टीम भेजा गया है कि मौजूदा राजनीतिक हालत को देखते हुए जो टीम भेजा गया है, इन पर एक्चुअली निशाना यहाँ साधते हुए ये बात कही है ममता बनर्जी ने। लेकिन साथ ही साथ ये एक जितना लोग अभी कम आए पश्चिम बंगाल में स्थिति को हैंडल करने के लिए, तो वो भी एक मामला। लेकिन मुझे लगता है कि पहला जो कारण है वही ज्यादा है, इसी वजह से उन्होंने ऐसी बात कही है। अगर क्योंकि विशेष विमान की बात क्यों कहेंगी, नहीं तो ममता बनर्जी विशेष विमान में जो आएंगे उनको भी टेस्ट कराना पड़ेगा। ये जो लाइन उन्होंने कहा, इसमें बात तो साफ है कि निशाना केंद्र सरकार के जो अधिकारी यहाँ हैं उन पर है, या फिर जो बीजेपी के नेता और मंत्री आ रहे हैं राजनीतिक हब में पश्चिम बंगाल में, उन पर ये निशाना साधते हुए इस तरह की बात कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंतल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला हुआ, गाड़ी का शीशा टूटा, निजी स्टाफ घायल हुए। टीएमसी समर्थकों पर इस हमले का आरोप है। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस हमले की निंदा की है। थाने में पुलिस की वर्दी पहने सिलाई मशीन चलाते इस महिला को देखकर शायद आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो हम आपको बताते हैं, ये राजस्थान के खंडेला पंचायत में थोई थाने के महिला कांस्टेबल शीला मीणा हैं। और कोरोना से जंग में सबसे कारगर हथियार मास्क ही है। इसीलिए शीला मीणा ये मास्क बना रही हैं, वो भी अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद, ताकि वो अपने साथियों के साथ साथ आम लोगों को भी मास्क बांट सके। और अब तक वो करीब 14,000 मास्क फ्री में बांट भी चुकी हैं। जब मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि भाई मास्क नहीं है लोगों के पास, तो मैंने मेरे एसएचओ मैम से आके थाने स्तर पे मास्क के लिए डिस्कस किया कि क्यों ना इन लोगों को अपन मास्क बना के और इनको मास्क बनाकर इनको वितरित किया जाए बना के। उसी दिन से मतलब थाने पे ड्यूटी के अलावा मास्क बनाने का काम स्टार्ट कर दिया था। और जितने भी गरीब लोग, कर्मचारी, ज़रूरतमंद लोग, मोटरसाइकिल वाहन, उनको फर्स्ट लेयर से लेके अब तक मतलब वितरित कर रही हूँ। शीला ये काम जब पहला लॉकडाउन लगा था तब से करती आ रही हैं और इसमें थाने के स्टाफ के साथ साथ उन्हें अपनी एसएचओ का भी सहयोग मिला और वो लगातार बिना थके ड्यूटी के बाद करीब 5 घंटे रोज मास्क सीलती हैं और बिना मास्क के दिखने वाले हर व्यक्ति को वो मास्क देती हैं। उनकी इस कोशिश को अब आला अधिकारी भी सराह रहे हैं और आईजी ने शीला मीणा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। वो जो पिछली कोविड लहर चली थी तब से लेकर जैसे मैंने मालूम किया, इसने 14,000 मास्क है वो अपनी ड्यूटी के अलावा बैठ करके अच्छे क्वालिटी के मास्क बनाए हैं। ये बहुत ही बधाई और धन्यवाद की पात्र है कि इसने ऐसी कोरोना जैसी महामारी में अपनी ड्यूटी के अलावा इतने मास्क लोगों में वितरित करके पुण्य का काम किया है। कोरोना काल में पुलिस लगातार लोगों की मदद में तत्पर रही हैं। शीला की ये मुहिम उन्हें सबसे अलग बनाती है क्योंकि वो बिना किसी हथियार के ही अपनी मेहनत से लोगों की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो ये जो कहानी हमने आपको दिखाई, कोरोना काल में लगातार पुलिस लोगों की मदद करने और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश में लगी हुई है और इसके लिए कई बार पुलिस को सख्ती भी बरतनी पड़ रही है। और इसीलिए हमने आपको एक ऐसी महिला पुलिसकर्मी से मिलवाया जिन्होंने अपनी कोशिश से लोगों की जान बचाने का सबसे बड़ा कवच मुहैया कराया है और वो मिसाल बनी है। दिल्ली में मरीजों को लाने जाने में भारी दिक्कत हो रही है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए अब ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया है। इसमें ऑक्सीजन है, सैनिटाइजर है, फर्स्ट एड किट है। मरीजों को इससे बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। मरीज ज्यादा हैं और एम्बुलेंस कम, तो क्या करें? मुश्किल की इस घड़ी में अब ऑटो को भी एम्बुलेंस बना दिया गया है, वो भी तमाम सुविधाओं के साथ। और ऐसा हो रहा है राजधानी दिल्ली में।
दिल्ली में हालात कंट्रोल से बाहर हैं। ऐसे में हालात से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और टीसिया फाउंडेशन की पहल पर कोरोना मरीजों के लिए निशुल्क ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। एम्बुलेंस की तरह इस ऑटो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के साथ सैनिटाइजर, फर्स्ट एड किट और मास्क भी दिया गया है। सभी ऑटो ड्राइवर्स पीपीई किट पहनकर ऑटो चला रहे हैं। शुरुआती दौर में अभी 10 ऑटो से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। अगले 2 दिनों में 50 ऑटो को कोरोना से जूझ रहे मरीजों की सेवा में लगाया जाएगा। हमारे ऑटो में आपको मिलेंगे ऑक्सीजन, सैनिटाइजर और मेडिकल किट और हैंड वॉश के लिए, और उसके बाद मास्क भी है जी। सुबह से आप किसी को लेकर के गए अस्पताल पहुँचाया? हाँ जी, लेके गए हैं। सुबह मयूर विहार फेज 2 से मूलचंद हॉस्पिटल के पास लेके गए थे। वैसे आप इस खतरे से बड़ी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके मन में आ रहा है? मैम, एक पब्लिक सेवा, जो आज लोग परेशान है कोरोना में, हमारे भाई बंधु दिल्ली के जो भी है वो लोग परेशान है, उनकी सेवा में हमें अच्छा ही लग रहा है। आज ये काम 3 दिन से हम लोग कर रहे हैं। महामारी के इस दौर में इन छोटे छोटे कदमों से भी बड़ी राहत मिलेगी। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इस तरह की सुविधाएं जरूर वरदान साबित होंगी। कोरोना से लड़ाई में कानपुर की पुलिस भी बेहद अहम रोल निभा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी को दूर करने के लिए ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खाली ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरवाकर कानपुर पुलिस उन लोगों के पास पहुंचा रही है जिन्हें इसकी बेहद ज्यादा जरूरत है। पुलिस को आमतौर पर आपने कानून व्यवस्था संभालते देखा होगा, शहर को अपराध मुक्त रखने की कोशिश करते देखा होगा, लेकिन कोरोना के काल में पुलिस का चेहरा भी कई जगह बदल गया और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए वो देवदूत की तरह का काम कर रही है। इसकी एक मिसाल दिख रही है कानपुर में, जहां पुलिस ने मौजूदा हालात को देखते हुए ऑपरेशन सिलेंडर चला रखा है। इस अभियान के तहत कानपुर शहर में जिन लोगों के पास ऑक्सीजन के सिलेंडर रखे हुए हैं, पुलिस उन्हें लेकर भरवा रही है और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने कानपुर शहर की जनता से अपील की है कि जिनके पास भी ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं, वो लोग पुलिस को सिलेंडर दे और इस ऑपरेशन को सफल बनाएं। एक ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की गई है, जिसमें कि सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आपके पास ऐसा कोई सिलेंडर है जिसका आप अभी उपयोग नहीं कर रहे, आपके मरीज को अब जरूरत नहीं है, या आप वेल्डिंग का काम करते हैं, इस समय आपका काम नहीं हो रहा है, या अन्य किसी भी कारण से, तो आप अपने ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर को दान दे सकते हैं या उधार दे सकते हैं इस ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक में। जिन लोग को ज़रूरत है उनको ये उपलब्ध कराया जाएगा और आवश्यकता के पूरी होने के बाद में आपको ये सिलेंडर वापस कर दिया जाएगा। पुलिस की इस पहल पर लोगों ने सिलेंडर देना शुरू कर दिया है। एक छोटी सी कोशिश से कई लोगों को नई जिंदगी मिल सकती है। कानपुर पुलिस ने जिस तरह की कोशिश की है, आज इस तरह के पहल की जरूरत समूचे हिंदुस्तान में है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी मरीजों की सेवा में लगी हुई है। अस्पतालों में मरीजों और उनके परिवार वालों तक खाना पहुंचाने का काम कर रही है पुलिस। कोरोना से बचने के लिए जहां सरकारों को लॉकडाउन को अपना हथियार बनाना पड़ रहा है, वहीं कोरोना कर्फ्यू में जम्मू पुलिस लोगों की मदद के लिए आगे आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों और तीमारदारों तक खाना पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। पुलिस ने इन मरीजों के लिए नाश्ता, खाना और चाय का बंदोबस्त किया है। खाने पीने की व्यवस्था पुलिस ने अपने वाहनों में ही की है। पुलिस की मदद से मरीज काफी खुश हैं। पुलिस ने एक अच्छी पहल की है और जम्मू के अस्पतालों में जो कोरोना के पेशेंट हैं, जो कोरोना के मरीज हैं, उन तक इस लॉकडाउन में चाय और बिस्कुट पहुंचाने के लिए और खाना पहुंचाने के लिए कवायद शुरू की है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जम्मू के अस्पताल में, जहाँ पर ये लोग पुलिस की इस सेवा का मदद ले रहे हैं। पुलिस की वैन बाकायदा आई हुई है और यहाँ पर क्योंकि जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन है, पूरा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है और यहाँ पर लोगों के खाने पीने की दिक्कत हो रही है क्योंकि कोरोना कर्फ्यू में लोगों को खाना पीना नहीं मिल रहा। तो ऐसे में अब पुलिस ने ये कमर कसी है। मरीजों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू होने के कारण उन्हें खाने पीने की चीजें मिलने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में जम्मू पुलिस मसीहा बनकर सामने आई है। कोरोना के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर ब्रेक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में 10 मई तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है।
प्रदेश के 4 जिलों जम्मू, श्रीनगर, बडगाम और बारामूला में कोरोना कर्फ्यू 10 मई 2021 को सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा।